हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम को दो हिस्से में बांट दिए हैं। पहले हिस्से में रखे हैं हम लोग बल और दूसरे हिस्से में हम लोग रखे हैं न्यूटन के गति के नियम। उसके बाद बल को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है संतुलित बल और दूसरा है आपका असंतुलित बल। उसी तरह से न्यूटन गति के नियम को तीन हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा है गति का प्रथम नियम, दूसरा है गति का दूसरा नियम और तीसरा है गति का तीसरा नियम। पहले नियम के अंदर हम लोग दो चीज़ को देख लेंगे। सबसे पहला है जड़त्व, दूसरा है द्रव्यमान। और दूसरे गति के नियम के अंदर हम लोग देख लेंगे बल को देखेंगे, संवेग को देखेंगे और उसके मात्रक को देखेंगे। और तीसरे नियम के अंदर हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे, यानी कि उसका नियम देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बल के बारे में। ये किसी भी कार्य को करने में मदद करता है, यानी कि बल किसी भी कार्य को करने में क्या करता है, हेल्प करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या फिर धकेलने पड़ती है। यानी कि कोई भी वस्तु यहाँ रखा हुआ है, या तो हमें इसे इधर खींचना पड़ेगा अपने तरफ या फिर अपने से दूर इसको धकेलना पड़ेगा। तो ये दोनों तरह का जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो बल के द्वारा ही होता है, यानी कि फोर्स के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाजे को खींचा जाता है या तो धकेला जाता है। अलमारी के किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए उसे धकेलना पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बल का प्रभाव। बल का क्या प्रभाव होता है। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। उदाहरण, एक फुटबॉल को पैंट से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जब अपना विश्राम या विराम अवस्था में रहता है तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, यानी कि बल लगाते हैं, तो वो गतिशील हो जाता है, यानी कि गति में आ जाता है। बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। जैसे गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है। यानी कि बल से हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं या फिर उसको स्थिर भी कर सकते हैं, यानी कि विश्राम अवस्था में भी कर सकते हैं। बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। जैसे साइकिल के हैंडल पर बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है। इसी प्रकार कार का स्टीयरिंग घुमाने से दिशा बदल जाती है। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। त्वरित करने से किसी वाहन के वेग का बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने से इसके वेग को कम किया जा सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर की कई टुकड़े हो जाते हैं। तो एक बड़ा सा पत्थर को जब हम हथौड़े से मारते हैं तो वो टूट करके छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाती है। इसके बाद देखेंगे हम लोग बल के प्रकार। तो बल के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है संतुलित बल और दूसरा है आपका असंतुलित बल। संतुलित बल की अगर बात करें तो बल संतुलित कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणाम बल शून्य होता है। यानी कि जिस भी बल का परिणाम शून्य होता है उसे ही हम लोग संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण, रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीम में रस्से को बराबर बल से खींचता है तब परिणाम बल शून्य हो जाता है। दोनों टीम अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। इस दशा में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया गया बल संतुलित बल हो जाता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता है, क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण, फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं से बल लगे तो गुब्बारे की आकृति एवं आकार दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद है आपका असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। यानी कि परिणामी बल अगर शून्य नहीं हुआ तो उसको हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है, यानी कि कोई भी वस्तु जब विराम में है तो उसको गति में कर देता है। किसी भी गतिशील वस्तु को उसका वेग बढ़ा सकता है। किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकता है। किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकता है, यानी कि रोक सकता है। किसी भी वस्तु के आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गति के नियम।
गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकाला है कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वर्ग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य न करता हो, अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा है। प्रायोगिक रूप से यह संभव है। किसी भी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल होता है, क्योंकि घर्षण बल, वायु दाब और अन्य कई तरह के बल वस्तु पर लगते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांत का अध्ययन किया और वस्तु की गति का विस्तृत अध्ययन किया और गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूटन के तीनों नियम को। सबसे पहला नियम है उसका न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। व्याख्या: अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसको गति प्रदान न ही करता हो। यानी कि कोई भी वस्तु आपका विराम अवस्था में है और इस पर जब तक कोई बाहर का फोर्स इस पर न लगेगा तो ये अपने स्थिति को चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद है, इसका मतलब है सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। किसी भी अवस्था में परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है। यानी कि जब तक कि उसमें किसी भी वस्तु में बाह्य बल नहीं लगे वो अपने अवस्था को चेंज नहीं कर सकता है। दैनिक जीवन में न्यूटन की गति का नियम। एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में ही रहता है। इसी कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है। अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति भी गति में होता है, परंतु अचानक ब्रेक लगने से बस की गति कम हो जाती है या रुक जाती है। इससे व्यक्ति के पैर भी विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु उसका शरीर गति में ही रहता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। गीले कपड़ों को तार पर सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंदें विराम अवस्था में ही रहती है और इसी वजह से कपड़ों से अलग हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। एक स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की गई नीचे वाली गोटी पर टकराने से नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है। द्रव्यमान तथा जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि प्रतिरोध करता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होती है। दूसरे शब्दों में किसी भी वस्तु की प्रवृत्ति जिससे वह तब तक अपनी विराम अवस्था में या एक समान रैखिक गति की अवस्था में रहती है जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, जड़त्व कहलाती है। एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए जड़त्व भी अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना और हिलाना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं संवेग के बारे में। मोमेंटम किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गणितीय रूप में किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग का प्रतीक p होता है और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि जब हम लोग द्रव्यमान और वेग को गुणा करेंगे तो हम लोग को संवेग प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। एक छोटी सी बंदूक की गोली किसी व्यक्ति की जान भी ले सकती है
क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा होता है। चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि उस गाड़ी का संवेग ज़्यादा होता है। संवेग, द्रव्यमान और वेग। जैसा कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी कि P = mv। इसका मतलब यह है कि संवेग, द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपातिक होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग में वृद्धि होगी और अगर वेग में वृद्धि होगी तो भी संवेग में वृद्धि होगी। इससे पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक वेग से गति कर रहे हैं तो भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है, हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। इसी प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु बहुत अधिक वेग से चलती है तो इसका संवेग अधिक होगा और इसी संवेग के कारण ही यह वस्तु किसी से टकराने पर ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। जैसे बंदूक की छोटी सी गोली इंसान की जान ले सकती है। अक्सर सड़क पर बहुत से हादसे वाहनों के तेज़ वेग के कारण होता है, क्योंकि वेग अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा। किसी वस्तु का संवेग अगर वस्तु विराम अवस्था में हो तो, जब वस्तु विराम अवस्था में होता है तो उसका संवेग क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो द्रव्यमान m और वेग v आपका 0 हो जाएगा। हम लोग v का वैल्यू 0 रख देते हैं। 0 रखने पे आपका p का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इससे पता चलता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो इसका संवेग 0 होता है। संवेग की इकाई, संवेग की SI मात्रा kg/s है। SI इकाई द्रव्यमान kg है और SI इकाई वेग मीटर/सेकंड है। संवेग से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है और उसे 2 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो उसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान आपका 10 kg हो गया और वेग आपका 2 मीटर/सेकंड हो गया। और संवेग का हम लोग फॉर्मूला देख चुके, तो m और v का वैल्यू दिया हुआ है, उस दोनों को रख करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 × 2 आपका 20 हो जाएगा, 20 kg/s। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन अपने दूसरे नियम में क्या कहता है, तो चलिए देख लेते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल की समानुपातिक होती है। गणितीय स्वरूप, मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यानी कि kg में है, इसलिए m kg लिखा हुआ है। प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v। प्रारंभिक संवेग mu हो जाएगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी आपका संवेग का फॉर्मूला होता है। अंतिम संवेग mv हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम वेग जो आपका है वो v है, इसलिए m × v हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो P = mv - mu हो जाएगा। m हम लोग कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग का v - u रहेगा। तो P = यानी कि संवेग बराबर m × v - u हो गया। तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर हो गया m × v - u। v - u आपका हो गया वेग में परिवर्तन और बाई हो गया t, यानी कि समय। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। गति का पहला नियम से F समानुपाती F × v - u/t, यानी कि बल, द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन का जो दर होता है उसका गुणनफल बटे हो जाता है समय। हमें पता है कि v - u/t बराबर a होता है, यानी कि a का फॉर्मूला होता है v - u/t। गति का पहला नियम से है ये, तो इसलिए हम लोग F समानुपाती ma कर देंगे। v - u/t की जगह हम लोग a का वैल्यू रख देंगे। उसके बाद जैसे ही समानुपाती हम लोग हटाएंगे तो उसकी जगह में एक कांस्टेंट k आ जाएगा, तो F बराबर k ma फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि k का मान 1 हो जाता है। k 1 रखने पर F बराबर ma हो जाता है। इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। बल का मात्रक kg/m² होता है और इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं और n से इसे डिनोट किया जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दूसरे नियम से सिद्ध कीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम, अगर बाह्य बल F बराबर 0 है तो कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में ही बनी रहती है।
इसलिए f बराबर आपका 0 हो गया। हम जानते हैं कि f बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी होता है, जो कि हम लोग ऊपर देख लिए। कोई वस्तु अगर आरंभिक वेग यानी कि शुरुआती वेग u से चल रही है तो f इज़ इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी होगा, और f का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0, तो 0 रखने पे हम लोग का 0 बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। और जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t आकर के यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बचेगा हम लोगों का m इंटू वी माइनस यू। ये बचा हम लोगों का m इंटू वी माइनस यू और ये t का वैल्यू आपका 0 हो गया। तो यहाँ से हम m के वैल्यू को इधर नीचे भेज देंगे तो वी माइनस यू इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई एम। 0 बाई एम आपका 0 के बराबर होता है, तो इसलिए वी माइनस यू बराबर हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ से पता लगा v इज़ इक्वल टू यू, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों आपस में बराबर होता है जब बल 0 रहता है। ऐसी अवस्था में प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो u इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग यानी कि शुरुआती वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको जब हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे u इज़ इक्वल टू v, यहाँ हम लोग सिद्ध कर चुके थे, तो इसलिए आपका u का वैल्यू अगर 0 है तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसका शुरुआती वेग और अंतिम वेग भी दोनों आपका 0 होगा। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, यही आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होता है। अनुप्रयोग यानी कि इसका उपयोग सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का चलना, नाव खेना, नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाना, बंदूक का प्रतिक्षेप करना, यानी कि जब भी आप बंदूक चलाएंगे तो जब उसका गोली आगे की ओर निकलेगा तो बंदूक झटका पीछे मारेगा। अब हम लोग देख लेते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही है, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम लोग दो वस्तु को ले लेते हैं डिफरेंट मास का, यानी कि उसका द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसको हम लोग द्रव्यमान को मान लेते हैं m1 ए वस्तु का, और b वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग m2 मान लेते हैं। और a वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम लोग u1 मान लेते हैं, और b वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम लोग u2 मान लेते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो कुछ देर के बाद इन दोनों में एक टकराव होता है, यानी कि ये आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद ये एक दूसरे के दिशा को चेंज कर देता है। ए का संवेग बी में संरक्षित हो जाता है और बी का संवेग ए में संरक्षित हो जाता है, इसलिए इसका डायरेक्शन आपका आगे जा कर के चेंज हो जाता है। अतः गोला ए के संवेग में परिवर्तन m1 इंटू v1 माइनस u1 होता है। गोला बी के संवेग में परिवर्तन m2 इंटू v2 माइनस u2 होता है। चूँकि टक्कर t समय तक होती है, अतः a के संवेग परिवर्तन की दर m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी होता है। b के संवेग में परिवर्तन m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी होगा। यदि गोला a द्वारा गोला b पर आरोपित बल F इज इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी है, तो गोला b द्वारा गोला a पर आरोपित बल क्या हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी हो जाएगा। अब गति के तीसरे नियम से ये दोनों बल FAB यानी कि A से B ऑब्जेक्ट में लग रहा है और F यानी कि बल B से A में लग रहा है, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, तो FAB इज इक्वल टू FBA हो जाएगा। तो FAB में आपका फॉर्मूला ऊपर आया था m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी। इसका टी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला सिर्फ पार्ट बचेगा जिसमें कि आपका बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद m1 को v1 से मल्टीप्लाई करेंगे और m1 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी उसी प्रकार हम लोग गुणा कर लेंगे तो वो इस तरह से आएगा। और जब हम यहाँ से m2 u2 को
इस तरफ भेजेंगे तो m1 v1 माइनस m2 u2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2। इस प्रकार टक्कर के पूर्व गोले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद गोले का कुल संवेग अर्थात कुल संवेग अपरिवर्तित तथा संरक्षित रहता है, बशर्ते इन पर कोई अन्य बाहरी बल कार्य न करे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।